हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। तो आज हमारी जो यूनिट फर्स्ट है उसका बस लास्ट टॉपिक तो हो गया है, बल्कि बस अपने को क्वेश्चंस नोट करने हैं और उस क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखना है। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन करा रहे हैं अपने को और फिर चलते हैं अपना आगे। अपना एग्जाम्पल एग्जाम्पल 9.11.2 है और इसका अपने को फाइंड आउट करना है। इसका मैं सेकंड वाला करवा रहा हूं, आप और भी ट्राई करना। एफ x1, x2, x3 इज इक्वल टू, आपके पास लिखा हुआ है x1 प्लस x1 डैश प्लस x2 डैश, x1 डैश प्लस x2 डैश और इसका होल डैश। उसके बाद है डॉट x1 प्लस x2 डॉट डैश x3 डैश और इस पूरे का भी डैश लिखा हुआ है ये। और अपने को CNF फाइंड आउट करना है। इसका क्या फाइंड करना है? CNF। DNF वाले क्वेश्चन जो है वो हम पिछली क्लास में कर चुके थे। आज CNF इस यूनिट का सिर्फ केवल लास्ट टॉपिक बचा हुआ है ना, और इसके सॉल्यूशंस पे बात करते हैं। तो देखिए किस तरह से CNF निकाला जाता है। DNF आपने जैसे देख लिया था कि DNF क्या होता है। किसी भी फंक्शन को आप इस तरह से लिख रहे थे, यानी कि उनके जो मिन टर्म्स थे है ना, उन मिन टर्म्स की फॉर्म में लिख रहे थे, जैसे m1 प्लस m2 प्लस m3 अप टू m के मिन टर्म्स के सम की फॉर्म में लिखा जा रहा था। और जबकि जो CNF होता है वो आपका क्या होता है, आपका m2 m3 m4 और ये डॉट 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 m के, और जो ये mi होते थे यानी कि जो कैपिटल M है ना, वो आपका क्या है, आधिक्य चर है। आधिक्य पद बोलते थे आप इसे क्या कहते थे, न्यून पद बोलते थे। ये आधिक्य पद था, ये आपका क्या था, न्यून पद था। ठीक है, तो अब आगे बात करते हैं। आप क्वेश्चन सोल्व करते हैं अपना CNF। और इनका एक मेथड जो टेबल से सोल्व होता था, उस टेबल वाले मेथड को हमने कर लिया था। अब आगे दूसरा नेक्स्ट मेथड जो है उसको करते हैं। सॉल्यूशन देखिए, अपना जो भी fx लिखा हुआ है ये x1 x2 x3, ये क्वेश्चन सही है। ओके, तो पहले इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं, यानी डी मॉर्गन लॉ लगा लें इसमें। तो देखो x1 प्लस, इसमें डी मॉर्गन लॉ लगाओगे तो क्या आ जाएगा, ये x1 डॉट x2 आ जाएगा। अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, a डॉट a प्लस b का डैश किसके बराबर होता है, a डैश डॉट b डैश के बराबर होता है, और a डैश का डैश किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो x1 डॉट x2 आ जाएगा और यहां पे आपके पास मिलेगा x1 प्लस, और इसमें रूल लगाएंगे तो x2 प्लस x3 मिल जाएगा। क्लियर है? देखिए अब आगे, तो यहां से आप डी मॉर्गन लॉ लगा दो दोबारा से ही। तो ये हुआ x1 प्लस x1 डॉट x1 प्लस x2, यहाँ पे डॉट, ये आपके पास क्या आएगा, x1 प्लस x2 प्लस x3। कौन सा लॉ लगाया है यहाँ पे, डी मॉर्गन लॉ। और ये इसमें कौन सा लॉ लगाया था आपने, सॉरी यहाँ पे डी मॉर्गन लॉ यहाँ पे लगा है, डी मॉर्गन लॉ यहाँ पे लगा है, नीचे लगा है डिस्ट्रीब्यूटिव, नीचे है डिस्ट्रीब्यूटिव। ठीक है, अब देखिए अपने पास 3 वेरिएबल है, यहाँ पे तीनों वेरिएबल अवेलेबल है, यहाँ पे एक वेरिएबल गायब है और यहाँ पे अपने पास 2 वेरिएबल गायब है। तो x1 प्लस x1 को लिखा जा सकता है आप x1, और यहाँ पे डॉट हो गया, यहाँ आपके पास क्या है, x1 प्लस x2 है, डॉट x1 प्लस x2 प्लस x3 है। यहाँ इस टर्म में तीनों वेरिएबल हैं, इसमें एक टर्म गायब है या एक वेरिएबल गायब है, इसमें 2 वेरिएबल गायब है। तो इसके लिए ये लिखा x1 प्लस 0। वहां पे आप क्या कर रहे थे, डॉट 1 कर रहे थे, क्योंकि वहां डॉट वाला प्रॉपर्टी यहाँ पे प्लस वाला था। तो यहाँ पे x1 प्लस 0 प्लस 0, ठीक है, और यहाँ पे आपके पास आएगा x1 प्लस x2 प्लस 0, यहाँ पे आपके पास x1 प्लस x2
प्लस x3, ये हो जाएगा। तो इसके लिए x1 प्लस, देखो जीरो के लिए क्या लिखते हैं आप, a डॉट a डैश लिखते हैं, तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा x2 डॉट x2 डैश, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास आएगा x3 डॉट x3 डैश डॉट, यहाँ पे आ गया x1 प्लस x2 प्लस यहाँ पे आ जाएगा x3 डॉट x3 डैश डॉट x1 प्लस x2 प्लस x3 हो जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं, तो इसमें देखो, इसमें क्या आ जाएगा आपके पास, यदि इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूटिव लो लगाएं तो क्या आएगा अपना x1 प्लस x2 आएगा, ठीक है। डॉट आएगा आपके पास x1 प्लस x2 डैश, x1 प्लस x2 डैश, फिर यहाँ पे आपके पास प्लस क्या है x3 डॉट x3 डैश है, यहाँ पे क्या है आपके पास x3 डॉट x3 डैश, ये और है। और यहाँ पे लिख दिया आपने, क्या बनेगा यहाँ पे x1 प्लस x2 प्लस x3 बनेगा एक, तो फिर ये डॉट, यहाँ पे आपके पास बनेगा x1 प्लस x2 प्लस x3 डैश, और यहाँ पे आपके पास डॉट है x1 प्लस x2 प्लस x3, क्लियर है। तो देखिए अब इस वाले को पूरा एक टर्म मान ले, इस वाले को पूरा एक टर्म मान ले और इसको अलग अलग टर्म मान ले, तो यहां से आप देख सकते हो, देखो अप्लाई करो, यहां से अप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, देखो x1 प्लस x2, इसको अप्लाई किया पहले इस पे, तो कितना आ गया x1 प्लस x2 प्लस x3 बन गया। अब x1 प्लस x2 को इस पे कर दो अप्लाई, तो कितना आ जाएगा आपके पास, डॉट करके x1 प्लस x2 प्लस x3 डैश आ जाएगा, क्लियर है। अब इस वाले को इस पे अप्लाई करो, तो डॉट x1 प्लस x2 डैश प्लस x3, और नेक्स्ट वाला आएगा आपके पास x1 प्लस x2 डैश प्लस x3 डैश। और देखो यहां से ये वेरिएबल, चलो मैं इनको अभी सेम लिख रहा हूं, x1 प्लस x2 प्लस x3 हो गया, यहां से आपके पास x1 प्लस x2 प्लस x3 डैश आ गया, और यहां से आपके पास वही x1 प्लस x2 प्लस x3 है, ठीक है। अब देखिए जो सेम टर्म्स है, एक देखो ये टर्म दिख रहा है आपको, एक दूसरा टर्म ये और तीसरा टर्म ये, तीनों टर्म सेम है, तो यहाँ पे वर्ग सम नियम लगा देंगे, ओके। और बाकी के देखो, एक टर्म ये दिख रहा है आपका और एक टर्म ये रहा, ये दोनों सेम टर्म है, और सब सेम है क्या, कुछ देख लो, और तो कुछ भी सेम नहीं है यहाँ पे, तो यहां से वैल्यू आ जाएगी x1 प्लस x2 प्लस x3, ठीक है। और इसके बाद आपके पास ये वाला टर्म आ जाएगा, डॉट x1 प्लस x2 प्लस x3 डैश आ जाएगा, क्लियर। ये अलग अलग हैं, तो यहां से आपके पास x1 प्लस x2 डैश प्लस x3 आएगा, डॉट यहां से x1 प्लस x2 डैश प्लस x3 डैश आएगा, ये सेम थे तीनों ना, तो यहां से आपके पास यही इसका रिजल्ट आएगा, दैट इज आंसर, ठीक है। ओके, नोट कीजिए इसको, और भी क्वेश्चन करते हैं इसके, है ना, फिर उसके बाद अपना चैप्टर हो जाएगा खत्म। तो जितने भी क्वेश्चन हो पाएंगे अपनी क्लास में तो करते हैं। हो गया नोट, चले आगे। देखिए अपने डीएनएफ और सीएनएफ में सिर्फ इतना सा फर्क है, जो डीएनएफ करते हैं, है ना, उसके अंदर अपन डॉट वन करते हैं, यानी कि वन से मल्टीप्लाई किया जाता है, जो वेरिएबल गायब होता है, ठीक है। और इसके अंदर अपन को क्या किया जाता है, यहाँ पे अपन वही जो वेरिएबल गायब होता है ना, उसके रेस्पेक्ट में आप क्या कर देते हो, प्लस जीरो कर देते हैं, और प्लस जीरो करने के बाद जीरो को क्या लिख सकते हो आप, ए डॉट ए डैश, ठीक है। जीरो को क्या लिखते हैं आप, ए डॉट ए डैश लिखते हैं। तो सिर्फ डीएनएफ और सीएनएफ में इतना सा ही फर्क है, ठीक है। चले आगे देखिए, एक क्वेश्चन जो आपकी यूनिवर्सिटी में पूछा गया है वो x1 प्लस x2 प्लस x3, ये क्वेश्चन आपका इसी एग्जाम्पल का 5th पार्ट है,
फिफ्थ पार्ट है x1 प्लस x2 प्लस x3, x1 प्लस x2 प्लस x3 डॉट डॉट x1 डॉट x2, x1 डॉट x2 प्लस x1 डैश डॉट x3 और इसका होल डैश, ये लिखा हुआ है। इसका वही CNF फाइंड आउट करना है। ये आपका 2009 में आया है ना, राजस्थान 2009 में पूछा गया है ये क्वेश्चन। ठीक है, क्या करना है अपने को, CNF फाइंड आउट करना है इसका। तो देखिए CNF कैसे निकालेंगे, सॉल्यूशन वही अपना fx1 x2 x3, x1 x2 x3 किसके बराबर है, x1 प्लस x2 प्लस x3 डॉट x1 डॉट x2 प्लस x1 डैश डॉट x3 और इसका होल डैश। तो पहले इस फंक्शन को सोल्व कर लेते हैं। तो देखिए x1 x2 प्लस x3 हो गया। अब इसमें डी मॉर्गन लॉ लगाओ। तो डी मॉर्गन लॉ लगाने पर आपके पास आएगा x1 डॉट x2 और उसका डैश, फिर उसके बाद यहाँ पे भी डॉट आएगा x1 डैश डॉट x3 और इसका डैश, क्योंकि आप जानते हो कि a प्लस बी का होल डैश किसके बराबर होता है, a डैश डॉट b डैश के बराबर होता है। आगे सोल्व करें, x1 प्लस x2 प्लस x3 डॉट, इसमें डैश लगाएं तो क्या बनेगा आपके पास, x1 का डैश प्लस x2 डैश। ठीक है, और यहाँ पे डॉट है, ये इसमें क्या लगेगा x1 डैश और इसका भी डैश बन जाएगा और प्लस x3 का डैश। यहाँ पे कौन सा लॉ लगा है, a डॉट बी का होल डैश बराबर होता है a डैश प्लस b डैश। आगे सोल्व कर लें, यहां से आया x1 प्लस x2 प्लस x3 हुआ डॉट, ये आपके पास आ गया x1 डैश प्लस x2 डैश डॉट, x1 का डैश लिखोगे तो क्या आएगा, x1 ही आएगा और यहां से आपके पास मिल गया x3 डैश। क्लियर है। तो देखिए यहाँ पे इस टर्म में तीनों वेरिएबल है, यहाँ पे एक वेरिएबल गायब है, यहाँ पे भी एक वेरिएबल गायब है। तो इनको सोल्व करें कैसे, देखो x1 प्लस x2 प्लस x3 है सॉरी, यहां आपके पास कौन गायब है, तो देखो x1 डैश प्लस x2 डैश, उसकी जगह 0 कर दिया, जो भी वेरिएबल गायब है। यहाँ पे x1 प्लस 0 और इसको चलो मैं ऐसा ही लिख देता हूं x3 डैश प्लस 0। ठीक है, तो ये हुआ x1 प्लस x2 प्लस x3, ये तो सेम चलता रहेगा। यहाँ पे वेरिएबल कौन गायब है, 3 वाला गायब है, तो 3 के रेस्पेक्ट में आप 0 को क्या लिखेंगे, x3 डॉट x3 डैश लिख देंगे। यहाँ पे बात करें तो x1 प्लस x3 डैश, गायब कौन है, यहाँ पे x2 गायब है, तो x2 के लिए लिख देंगे x2 डॉट x2 डैश। क्लियर है, वही काम x1 x2 x3 हो गया डॉट, इस पूरे को एक वेरिएबल मान लेंगे, इन दोनों को अलग अलग वेरिएबल और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे। तो यहां से आपके पास आएगा x1 डैश x2 डैश प्लस x3, फिर डॉट x1 डैश x2 डैश प्लस x3 डैश। ठीक है, इसमें बात करें तो यहाँ पे भी इसको पूरे को एक वेरिएबल मान लेंगे और इन दोनों को अलग अलग वेरिएबल मान लेंगे। तो चलो यहां से तो क्या आएगा, यहां से x1 प्लस x3 डैश प्लस x2 आएगा डॉट x1 प्लस x3 डैश प्लस x2 डैश आएगा। ठीक है, यहाँ पे कौन सा लॉ लगा है, डी मॉर्गन लॉ। कौन सा लॉ लगा है, डी मॉर्गन लॉ, सॉरी डी मॉर्गन नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटिव है, बार बार यही दिमाग में आ रहा है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। क्लियर है। अब कुछ देखो, इसमें तीनों वेरिएबल तीन और तीनों वेरिएबल आ गए। अब बस लास्ट काम बचता है, जब आपके पास कुछ टर्म सेम आ रही है तो उनको सिर्फ एक बार लिखें। तो देखो x1 x2 x3 है, ये एक बार ही आया है तो ये आ जाएगा x1 x2 x3 आ जाएगा। इसमें 1 और 2 पे डैश है। ठीक है, ये एक ही बार आया है तो यहां पे आपके पास आएगा x1 डैश x2 डैश x3। इसमें तीनों पे डैश है तो तीनों में डैश कहीं पे भी नहीं है, तो ये सारे अलग अलग ही हैं क्या, देखो ये भी अलग है, यहाँ पे अलग है, ये तीनों पे डैश है, यहाँ पे इस पे डैश है और यहाँ पे x2, तीनों ही अलग अलग है। तो यही रिजल्ट बन जाएगा इसका आंसर, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो समझ में आया डीएनएफ क्या है भाई,
सॉरी DNF तो कर लिया था, CNF। तो CNF क्या है समझ में आ गया भाई। तो CNF क्या करता है, CNF आपको वही काम करना है, यदि जितने वेरिएबल का फंक्शन होता है अपना, है ना, उतने ही वेरिएबल हर एक टर्म में आने चाहिए। साथ के साथ जब कोई वेरिएबल गायब होता है तो उसकी जगह +0 कर देते हैं और 0 के रेस्पेक्ट में उस वेरिएबल को लिख लेते हैं मतलब xi.xi डैश, यानी कि जो भी वेरिएबल गायब है, x2 गायब है तो x2.x2 डैश लिखेंगे, और यदि x3 गायब है तो x3.x3 डैश लिखेंगे, x1 गायब है तो x1.x1 डैश लिखेंगे। ठीक है, कीजिए नोट। आप कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, देखिए एक्सरसाइज ये क्वेश्चन CNF पे बात कर रहे हैं तो अपना CNF में ही कोई क्वेश्चन करते हैं। एग्जाम्पल सॉरी, इसका क्वेश्चन नंबर 3। देखिए एक्सरसाइज 9.2 के एक्सरसाइज 9.2 है और इसका क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, और इसका कोई भी एक पार्ट उठा ले जो आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट सा लगे। तो मैं डैश वाला ही ले रहा हूं जिसके ऊपर होल डैश लगा हुआ है ना, ताकि अपनी प्रैक्टिस भी हो जाएगी क्वेश्चन किस तरह से करने हैं। आपके पास लिखा हुआ है देखो x1.x2 और इसका डैश है, प्लस यहाँ पे x1.x3 है और इसका भी डैश लिखा हुआ है, पूरे पे होल डैश है यहाँ पे। उसके बाद लिखा हुआ है प्लस x1 डैश। ये क्वेश्चन कर तो नहीं लिया अपन ने, इसका सेकंड पार्ट क्या किया था, x1 x2 वो अलग था ना, ठीक है, अलग ही चाहिए था हमें। तो देखो इसमें क्या लगाए भाई, अपन अपने को क्या फाइंड आउट करना है, CNF। अपना आज का टॉपिक जो चल रहा है वो क्या चल रहा है, CNF ना, कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म, कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म या फिर संयोजनीय प्रसामान्य रूप। अपना क्वेश्चन नंबर 2 है 9.2 का और उसका फर्स्ट पार्ट है, ये उसका फर्स्ट पार्ट है, इसको सोल्व करते हैं। देखो x1 x2 x3 इज इक्वल टू लिखा हुआ है x1.x2 डैश प्लस x1.x3 का होल डैश और प्लस लिखा हुआ है x1 डैश। क्लियर है। अब देखो इसमें डी मॉर्गन लॉ लगाएं तो क्या बनेगा आपके पास x1.x2 के डैश का डैश, फिर डॉट बनेगा, यहाँ पे आएगा x1.x3 इसका होल डैश और यहाँ पे प्लस x1 डैश। डी मॉर्गन लॉ, क्योंकि क्या कहता है डी मॉर्गन लॉ, a प्लस बी का डैश होता है a डैश डॉट b डैश के बराबर। लिख दिया ये। इसमें दोबारा डी मॉर्गन लॉ लगाओ तो क्या बनेगा आपके पास x1 का डैश प्लस आएगा x2 डैश का डैश करोगे तो x2 आ जाएगा, फिर यहाँ पे डॉट ये आएगा आपके पास x1 डैश प्लस x3 डैश और यहाँ पे आपके पास आ गया x1 डैश। सिंस a डॉट b का डैश किसके बराबर होता है, a डैश प्लस b डैश के इक्वल होता है। ठीक है। अब देखिए इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाते हैं पहले। तो ये वाला ये वेरिएबल ये पूरा एक और ये आपके पास दो वेरिएबल हो जाएंगे। तो यहां से मैं कराओ डी मॉर्गन लॉ लगाएं तो देखो x1 डैश इसके साथ लिखा जाएगा, तो देखो x1 डैश प्लस x1 डैश प्लस x2, फिर डॉट यहाँ पे आएगा x1 डैश प्लस x3 का डैश। यहाँ पे क्या डिस्ट्रीब्यूटिव लो डिस्ट्रीब्यूट हो गया है तो इसको लिख दिया x1 डैश प्लस x2, क्योंकि x1 डैश प्लस x1 डैश आइडेम्पोटेंट प्रॉपर्टी से यही आ जाएगा। यहाँ पे भी आइडेम्पोटेंट प्रॉपर्टी से x1 डैश प्लस x3 का डैश बन जाएगा। यहाँ पे देखो दो वेरिएबल है, यहाँ पे भी दो वेरिएबल है, तो एक एक वेरिएबल कम है तो इसकी जगह क्या लिख दिया जाएगा, 0 लिख दो। यहाँ पे लिख दिया आपने 0, यहाँ पे x1 डैश प्लस x3 का डैश और प्लस 0। आगे चलें, 0 की जगह क्या लिख दें, देखो कौन वेरिएबल गायब है, यहाँ पे तीसरा वेरिएबल गायब है तो उसकी जगह लिखा जाएगा x3.x3 डैश। यहाँ पे आपके पास दूसरा वेरिएबल गायब है तो उसकी जगह लिखा जाएगा x2.x2 डैश। क्लियर। यहाँ पे दोबारा से अब देखो इस पूरे को एक वेरिएबल और इनको अलग अलग वेरिएबल मान ले तो यहाँ पे आएगा x1 डैश प्लस x2 प्लस x3 डॉट
यहाँ पे आ गया x1 प्लस x2 प्लस x3 डैश, फिर डॉट यहाँ पे आएगा आपके पास x1 डैश x3 डैश प्लस x2 डॉट, नेक्स्ट आएगा x1 डैश प्लस x3 डैश प्लस x2 डैश। यहाँ पे कौन सा प्रॉपर्टी लगा है, डिस्ट्रीब्यूटिव लो। ठीक है, कुछ सेम है तो एक साथ लिख लो, और यदि सारे अलग अलग हैं तो उनको रहने दो। तो देखो यहाँ पे x1 और x3 पे डैश है, यहाँ पे भी x1 और x3 पे डैश है, ये दोनों सेम है, तो यहाँ पे आपके पास आएगा x1 डैश प्लस x2 प्लस x3 डॉट x1 डैश x2 प्लस x3 डैश। ये वाला सेम और ये दोनों सेम है, और वहां पे आपके पास आ गया x1 डैश प्लस x2 डैश प्लस x3 डैश। ये आपके पास इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास सेकंड का फर्स्ट है। ओके, तो इसी के साथ अपना फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट क्लास में अपन अपनी सेकंड यूनिट स्टार्ट करेंगे, और सेकंड यूनिट में आपके पास है ना, यूनिट फर्स्ट कंप्लीट हो गई है अपनी, यूनिट फर्स्ट कंप्लीट हो गई है, इसका कंप्लीट करा दिया है हमने, है ना, और वाला पोर्शन यानी कि जो दूसरा भाग होता है वो भी करवा दिया है। अब उसके बाद अपन स्टार्ट करेंगे यूनिट, वो अपनी थर्ड और फोर्थ यूनिट है, चैप्टर नंबर आपने 5 और 6। ये दो चैप्टर से आपकी दो यूनिट कवर हो जाएंगी, तो अपन दो चैप्टर पढ़ेंगे, 5th और 6th वाला चैप्टर। ठीक है, और इसके अंदर अपनी कौन सी यूनिट कवर होंगी, अपनी यूनिट कवर होंगी 5th और 3 और 4th, थर्ड और फोर्थ यूनिट कंप्लीट होंगी। जो आपका सेकंड यूनिट है वो 8वां चैप्टर और 11वां चैप्टर है ना, उसके बारे में चर्चा करेंगे। पहले अपन ये दो चैप्टर कंप्लीट करेंगे ताकि थोड़ा जल्दी काम हो सके। ओके, थैंक यू वेरी मच। वीडियो यदि आपको अच्छी लगी है ना, तो लाइक कीजिए ना, पहली बार है चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।